रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक छोटा सा मकान जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखाई दे रही थी, वहां एक बूढ़ा आदमी ठंडी जमीन पर बैठा था। कमरे में हल्का सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी भी जैसे उसकी तरह थकी हुई लग रही थी। वो बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम रामनाथ था, दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं। कुछ घंटे पहले ही उसका बेटा और बहू पिकनिक मनाने गए थे। जाते जाते बहू ने कह दिया था, बाबूजी, 2 रोटियां रखी हैं, चाय बना लीजिए और खा लीजिए। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा था, बस एक फीकी मुस्कान दे दी थी। अब वो बैठा था, भूख से बेहाल लेकिन मजबूर। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। उसने सोचा शायद अब बेटा बहू आ जाएं, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। आखिरकार भूख असहनीय हो गई। वो धीरे धीरे कांपते हाथों से रसोई तक पहुंचा। वहां एक थाली में 2 सूखी रोटियां रखी थीं। जैसे ही उसने पास जाकर उन्हें उठाया, एक अजीब सी दुर्गंध उसके नथुनों में भर गई। शायद रोटियां बासी हो चुकी थीं। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपने खाली पेट पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वो उन्हें पोंछकर बैठ गया। उसने एक रोटी तोड़कर मुंह में रखी। स्वाद की जगह बस का सैलापन था, लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। बेटा और बहू लौट आए थे। दोनों हंसते हुए अंदर आए। पेट भरा हुआ था, चेहरे पर सुकून था। बहू ने रामनाथ की ओर देखा भी नहीं और सीधे अपने कमरे में चली गई। बेटा भी मोबाइल देखते हुए अंदर चला गया। रामनाथ कुछ नहीं बोला। वो अपने कमरे में चला गया और चारपाई पर लेट गया। आंसू उसके गालों से बहकर तकिए में समा गए। उसे अपनी पत्नी की याद आई। कितनी चिंता करती थी वो मेरी। अगर जिंदा होती तो क्या इस हालत में देख पाती मुझे। अगली सुबह रसोई से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। रामनाथ धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचा। बहू पुलाव बना रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बहू, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू ने उसे घूर कर देखा और बोली, बाबूजी, जल्दी से उठिए और घर के सारे काम कर दीजिए। झाड़ू पोंछा लगाइए, बर्तन धोइए, क्योंकि आज मेरे मायके से मेहमान आ रहे हैं। रामनाथ चौंक गए। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है। रात की रोटी से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं ठीक से खा नहीं पाया। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, बहू गुस्से से बोली, जो भी हो, अभी काम कीजिए। जब मेरे घर वाले खा लेंगे, तब जो बचेगा वो आपको मिल जाएगा। रामनाथ के अंदर एक टीस उठी। एक पल के लिए उसका मन किया कि कड़ा जवाब दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देगा। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे अपने बीते हुए दिन याद आए, कैसे उसने गरीबी में भी मेहनत की, दिन रात एक करके दुकान खड़ी की, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया। और आज वही बेटा उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। रामनाथ ने लंबी सांस ली, सिर झुका लिया और घर के काम करने चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे अपनी नियति समझ आ गई थी। रामनाथ धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। दिल भारी था, आंखें नम थीं, लेकिन होंठों पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने बिस्तर पर बैठते ही अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं, मगर भूख से ऐंठता पेट और बेटे बहू के बेरुखे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। सुबह हुई। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन रामनाथ के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसके उठने की वजह उसकी आदत नहीं, बल्कि बहू की तेज आवाज थी। बाबूजी, कब तक सोते रहेंगे? जल्दी उठिए और घर का काम कीजिए। बहू के शब्दों में कोई लिहाज नहीं था। रामनाथ ने अपने कांपते पैरों से खटिया छोड़ी और धीरे धीरे उठकर बाहर आया। बहू किचन में चाय बना रही थी। उसकी साड़ी महंगी थी और हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थीं। रामनाथ ने एक पल को उसकी तरफ देखा और फिर अपनी खाली हथेलियां देखीं। वो चुपचाप झाड़ू उठाने लगा। कभी वह एक इज्जतदार आदमी था। अपने गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था, लेकिन आज आज उसकी पहचान सिर्फ एक बूढ़े नौकर की तरह रह गई थी। झाड़ू लगाते लगाते उसके दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगीं। उसका जवान समय, जब वो मेहनत करता था, दौड़ दौड़कर ग्राहकों को सामान बेचता था ताकि उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। उसकी पत्नी भी कमर कसकर घर संभालती थी। कितनी बार उसने खुद भूखा रहकर बेटे को अच्छे कपड़े दिलाए थे, उसकी फीस भरी थी। लेकिन वो बेटा, जिसे उसने हर सुख सुविधा दी, आज उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही थी। बाबूजी, जल्दी कीजिए। बहू की झंझलाहट भरी आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। हाँ बहू,
रामनाथ ने धीरे से कहा और फिर झाड़ू लगाने लगा। जब काम खत्म हुआ तो उसने सोचा कि शायद अब उसे कुछ खाने को मिलेगा। वो किचन के पास गया और धीमे स्वर में बोला, बहू, कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने बिना देखे कहा, मेरे मायके के लोग अभी खाना खाएंगे, उनके बाद जो बचेगा वो आपको मिलेगा, तब तक पानी पी लीजिए। रामनाथ की आंखें भर आईं। क्या ये वही घर था जहां उसकी पत्नी हर दिन उसके खाने की चिंता करती थी? उसने खामोशी से खुद को समेट लिया और अपने कमरे में चला गया। शाम होते होते उसका बेटा आ गया। उसने आते ही बहू से पूछा, खाने में क्या बना है? तेरे लिए पनीर, पुलाव और खीर बनाई है, बहू ने मुस्कुराकर कहा। रामनाथ ने सुना पर कुछ नहीं बोला। वह मन ही मन सोचने लगा, जिस बेटे की हर छोटी खुशी के लिए उसने अपनी जरूरतों को भूलाया, आज वही बेटे के लिए उसका अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। बाबूजी, आपने खाना खा लिया? बेटे ने औपचारिकता के लिए पूछा। रामनाथ ने बेटे की आंखों में देखा। उसे वो पुराना वक्त याद आया जब ये बेटा स्कूल से लौटता था और वो उसे गोद में बैठाकर प्यार से खाना खिलाया करता था। हाँ बेटा, खा लिया, उसने झूठ बोल दिया। रात में जब सब सो गए तो रामनाथ चुपचाप अपने कमरे में बैठकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी तकदीर पर सवाल उठा रहे थे। रामनाथ के मन में तूफानी विचार उठने लगे। उसने अपने भीतर झंझनाते दर्द को महसूस किया। उन दिनों की यादें जब वह अपने घर, दुकान और पूरे परिवार की नींव खुद अपने पसीने से रखता था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह सोच रहा था, काम करने के काबिल मैं हुजूर नहीं हूं, कुछ दिन बीमार पड़ जाऊं तो बेटा दुकान में बैठने से मना कर देता है, फिर से बीमार हो गए तो सेवा कौन करेगा? उनकी आंखों में उस वक्त की चमक भी कहीं खो गई थी, जब उनका पोता स्कूल से लौटकर उनके साथ अपनी सारी बातें बांटता था, जब दादा के साथ बैठकर खाना खाया करता था और दादा के दवाई की हंसी मजाक में जीवन की मिठास मिल जाती थी। अब वही पोता जो कभी ने दिल की बात करता था, वही अचानक विदेश चला गया। उनकी एकमात्र सहारा, उनकी जिंदगी का उजाला भी चुरा ले गया। अचानक दरवाजे की घंटी ने रामनाथ के टूटे हुए दिल की धड़कनों में एक हल्की सी हलचल मचा दी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बहू के मायके वाले आ गए हैं। बाहर से सुनाई देने लगी हल्की फुल्की हंसी की आवाजें, जैसे घर में खुशियों का माहौल लौट आया हो। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना सजाकर सबने बैठकर खाने का आयोजन कर लिया। सब लोग बड़े उत्साह से बातों में लगे हुए थे और खाना बहुत टेस्टी है जैसी बातें करते जा रहे थे। इधर रामनाथ जी चुपचाप पानी पीते रहे, पर अंदर ही अंदर उनकी भूख और प्यास में कोई कमी नहीं आई। पेट में उमड़ते दर्द ने उन्हें बेचैन कर दिया। अब तो इतनी तेज भूख लगी थी कि वो बस देखता ही रह गया कि उसकी मेहनत से बना हुआ घर, दुकान, सब कुछ उसके जी जान की कमाई है, पर उसे कोई एहसास ही नहीं। रामनाथ का मन जोर से चिल्लाने को तरस उठा। उनके अंदर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वो शब्दों में उखाड़ना चाहते थे। घर, दुकान और सारा वो संघर्ष जो मैंने अपनी उम्र भर किया है, वो मेरी मेहनत का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन डर और थकावट ने उन्हें रोक लिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपनी सच्चाई चिल्लाकर बाहर ला दी तो बेटा, जो कभी उनके अंचल का सहारा था, फिर से उन्हें हकीकत की कठोर सच्चाई का सामना कराने में पीछे छोड़ देगा। गुजरते पलों में रामनाथ जी अपनी यादों के झरोखों में खो गए। उन्हें याद आया कि कैसे उनके हाथों में कभी ऊर्जा थी, कैसे उनकी मुस्कान में सच्चाई थी और कैसे उनके शब्दों में एक अनोखी गर्मी थी। अब इन सब को देखकर उनका मन चुपचाप रो पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उम्र के साथ साथ आत्मसम्मान भी धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है और ये दर्द उनकी रूह तक में समा गया था। उस रात जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खुशमिजाज होकर खाना खा रहे थे, रामनाथ जी अपने कोने में अकेले बैठे रह गए। उनके दिल में एक क्रंदन थी, एक चुपचाप चीख थी जो सुनाई न दे सकी। उन्होंने ठान लिया कि अब और सहा नहीं जाएगा, भले ही वह जोर से चिल्लाकर अपनी तकलीफ बाहर ला सकें, परंतु अंदर ही अंदर उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को याद रखने का संकल्प लिया। यही सोचते हुए रामनाथ ने एक बार फिर अपने बीते हुए दिनों का स्मरण किया, उन संघर्षों, उन प्यार भरे लम्हों और उन उम्मीदों को जिन्हें अब कोई समझता ही नहीं था। और मन ही मन उन्होंने खुद से वादा किया कि भले ही दुनिया उन्हें नजरअंदाज करे, उनकी मेहनत, उनके सपने और उनका आत्मसम्मान कभी मुरझाएंगे नहीं। रात फिर से भूख में डूबी थी। रामनाथ ने उम्मीद की एक हल्की किरण लिए बेटे से कहा, बेटा खाना दे दो। लेकिन बेटे की आवाज ठंडी और बेरुखी थी।
आज आपने मेहमानों के सामने आकर हमें शर्मिंदा कर दिया, इसलिए आपको खाना नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा बोले तो इस घर से जा सकते हैं। रामनाथ स्तब्ध रह गए। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया, वहीं से निकालने की धमकी दी जा रही थी। उनके भीतर कुछ टूटने लगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास अब रोने या अपमान सहने का कोई कारण नहीं बचा था। क्या करूं? वह विचारों में डूब गए। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास कुछ पैसे हैं जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखे थे। वह बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल पड़े। भूख अब असहनीय हो चुकी थी, सो सबसे पहले उन्होंने ढाबे पर जाकर भरपेट खाना खाया। लेकिन ये केवल भूख मिटाने की नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यापार में गुजारी थी। व्यापार करना उन्हें अच्छे से आता था। रामनाथ ने सोचा, अब इन बचे हुए पैसों का सही उपयोग करना होगा, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने चना खरीदा, उसे भूना और एयरपोर्ट के पास जाकर चना चाट बनाकर बेचने लगे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी झुर्रियों भरे हाथ और सफेद होती दाढ़ी देखकर लोग उन्हें बस एक बुजुर्ग समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। उनका चना चाट स्वादिष्ट था। पुराने अनुभव और मेहनत का स्वाद उसमें घुला हुआ था। कुछ ही घंटों में उनका सारा चना चाट बिक गया और उनके पास पहले दिन की मेहनत की अच्छी कमाई आ गई। शुरुआत अच्छी हुई है, उन्होंने खुद से कहा और मुस्कुरा दिए। हर दिन एक नई जंग। अब ये उनकी दिनचर्या बन गई। सुबह घर से निकलते, चना या चिप्स कुरकुरे खरीदते, उन्हें एयरपोर्ट या बस स्टैंड के पास बेचते और जो कमाई होती उससे खुद का खाना खाते। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। एक साल बीत गया। अब वह पहले की तरह कमजोर और लाचार नहीं थे। वह खुद के पैसों से खाना खाते थे। अपनी जरूरतों के लिए बेटे या बहू के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। वह अब खुददार हो चुके थे। एक साल बाद रामनाथ का पोता, जो अब डॉक्टर बन चुका था, विदेश से वापस लौट रहा था। वह अपने दादा दादी को सरप्राइज देना चाहता था। उसे लगता था कि जब वह अचानक उनके सामने आएगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसे क्या पता था कि जिस घर से वह गया था वहां बहुत कुछ बदल चुका था। प्लेन में बैठा अयान अपने दोस्तों से अपने दादाजी रामनाथ जी के बारे में बातें कर रहा था। वह मुस्कुराकर कह रहा था, तुम जानते हो, मेरे दादाजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जब मैं छोटा था, वह मुझे घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाते थे। गर्मी की दोपहर में मुझे कहानियां सुनाते थे। सर्दियों में अपने हाथों से मेरे लिए रोटी सेंकते थे। मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखते थे। मैं बस उनसे मिलकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। दोस्त हंस रहे थे अयान की खुशी देखकर। प्लेन जब लैंड हुआ तो वह बेसब्री से एयरपोर्ट से बाहर निकला। तभी उसके दोस्तों में से एक ने कहा, अयान, सामने जो अंकल चिप्स और चना चाट बेच रहे हैं, वो देखने में तुम्हारे दादाजी जैसे लग रहे हैं। अयान को यकीन नहीं हुआ। उसका मन धड़कने लगा। उसने ठंडी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या यह सच हो सकता है? जब वह पास पहुंचा तो उसका दिल धक से रह गया। वह सच में उसके दादाजी ही थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, थकी हुई आंखें, सूरज की तपती किरणों से झुलसी हुई त्वचा और हाथ में चना चाट बेचने के गिरों को पुकार रहे थे। बेटा, चना चाट बहुत टेस्टी है, ले लो। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसके दादाजी कभी इतने मजबूत और आत्मसम्मान से भरे इंसान थे, और आज गले में कुछ फंसने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे चना चाट नहीं चाहिए, मुझे मेरे दादाजी चाहिए। रामनाथ जी ने सिर उठाया। उनकी थकी आंखों ने जब अपने पोते को देखा तो उनके हाथ से ट्रे गिर गई। अगले ही पल अयान अपने दादा से लिपट गया। दोनों फूट उठकर रोने लगे। लोग रुककर यह भावनात्मक दृश्य देखने लगे। एक बुजुर्ग जो शायद महीनों से किसी अपने के स्पर्श को तरस रहे थे, दोनों दर्द और प्यार से भरी इस मुलाकात में खो गए थे। दादाजी, ये सब क्या है? आप यहाँ ये सब क्यों कर रहे हैं? इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, और आप पहले से बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या मम्मी पापा को पता नहीं कि आप ये सब कर रहे हैं? उन्होंने रोका नहीं आपको। रामनाथ जी बस मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान गहरी पीड़ा से भरी थी। वह कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगे। कैसे बहू ने रोज रोज उन्हें अपमानित किया, भूखा रखा, कैसे उनके बेटे ने उनकी बप्सी को नजरअंदाज कर दिया, कैसे हर दिन उनका आत्मसम्मान को चला गया, और कैसे उन्होंने फैसला किया कि अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अयान सब सुनकर उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो।
मैं सोचता था कि मेरे माता पिता भगवान हैं, लेकिन यह तो। उसके हाथ कांपने लगे। आंखों में आग थी, दर्द था और पश्चाताप भी। एक नई जिंदगी। अयान ने बिना एक पल गंवाए अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और कहा, अब आप यहां नहीं रहेंगे। वह अपने दादाजी को लेकर एक अच्छे इलाके में पहुंचा, जहां उसने उनके लिए एक साफ सुथरा हवादार कमरा किराए पर लिया। फिर उसने एक नौकर और एक नर्स को बुलाया, जो उनके खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रख सके। वह अपने दादाजी के लिए नए कपड़े, एक आरामदायक बिस्तर और उनकी पसंद की सारी चीजें लाया। रामनाथ जी अवाक थे। अयान ने उनका हाथ थाम कर कहा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है दादाजी। अब आपको भूखा सोने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास हमेशा आता रहूंगा। रामनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। अगले दिन अयान अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आया, उसके माता पिता उसे देखकर खुशी से झूम उठे। बेटा, तुम कब आए? हमें बताया तक नहीं, हम तो सरप्राइज हो गए। अयान की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उसने अपनी मां को घूरते हुए कहा, क्या आपको भी कोई सरप्राइज चाहिए? उसके चेहरे के भाव देखकर माता पिता घबरा गए। क्या हुआ बेटा? अयान ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अब आप दोनों सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अयान की आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो उसके माता पिता ने हमेशा देखी थी। उसकी आवाज में ठंडक थी, चेहरे पर गुस्सा और दुख का मिला-जुला भाव। आपको भी सरप्राइज चाहिए मां? उसके शब्दों ने जैसे घर में सन्नाटा भर दिया। उसकी मां के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। उसके पिता, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब घबराहट से उसे देखने लगे। बेटा, क्या हुआ? उसकी मां ने हिचकिचाते हुए पूछा। अयान धीरे धीरे उनके सामने आया और ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? उसकी मां की आंखें झपकीं, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो और अब पकड़ में आ गई हो। बेटा, तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? उसके पिता ने कहा। अयान ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे सब पता चल गया है। दादाजी के साथ जो किया वह सब। कैसे उन्हें हर दिन भूखा रखा, कैसे उन्हें घर से निकालने की धमकी दी, कैसे उनके आत्मसम्मान को तोड़ा। मुझे पता चल गया कि मेरे दादाजी को आखिर क्यों चना चाट बेचनी पड़ी। माँ और पिता दोनों के चेहरे का रंग उठ गया। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, उसकी माँ ने हड़बड़ाते हुए कहा। गलत? क्या दादाजी ने झूठ बोला? क्या वह इतने बड़े झूठे हैं कि वह अपना सम्मान दांव पर लगाकर मुझे गलत कहानी सुनाएंगे? उसकी माँ चुप हो गई। उसके पिता ने सिर झुका लिया। क्यों किया आपने ये सब? अयान की आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उसमें रोष था। मैं सोचता था कि आप दोनों मेरे आदर्श हैं। मुझे लगता था कि मेरा परिवार परफेक्ट है, और अब जब मैं लौट कर आया तो मुझे पता चला कि मेरे आदर्श कौन थे। उसकी माँ अब सफाई देने के लिए आगे बढ़ी। बेटा, तुम्हें समझना चाहिए, वह बूढ़े हो गए थे, हर समय बीमार रहते थे, और हम भी इतने व्यस्त थे। बूढ़े हो गए थे? अयान ने चिल्लाते हुए कहा। तो क्या बूढ़े लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? क्या आप भी बूढ़े होंगे तो मैं आपको सड़क पर छोड़ दूं? मां ने घबराकर उसकी ओर देखा। बेटा, तुम? नहीं मां, अयान ने रोष में कहा। दादाजी ने मुझे पाला, मेरी देखभाल की, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं डॉक्टर बनूं, और जब उन्हें आपकी जरूरत थी तो आपने उन्हें त्याग दिया। क्या ये वही संस्कार है जो आपने मुझे दिए थे? पिता ने धीरे से कहा। वे ये सब तुम्हारी मां ने किया, मैंने नहीं। अयान ने गुस्से से उनकी ओर देखा। और आपने उन्हें रोका भी नहीं। आप भी उतने ही दोषी हैं। जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता, वह भी उतना दोषी होता जितना अन्याय करने वाला। मां अब रोने लगी थी। बेटा, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। हम की क्या मां? अयान ने आंखों में आंसू लिए कहा कि एक दिन आपका ही बेटा ये सब सुनेगा और शर्म से अपनी नजरें नहीं उठा पाएगा। घर में सन्नाटा छा गया। अयान ने गहरी सांस ली और फैसला सुना दिया। अब दादाजी मेरे साथ रहेंगे। मैंने उनके लिए एक अच्छा घर लिया है, उनके लिए नौकर और नर्स रखी है, ताकि अब उन्हें किसी चीज की तकलीफ न हो। और मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी वहीं जाकर उनसे माफी मांगे। उसकी मां ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उसे अपने किए पर ग्लानि महसूस हुई। क्या दादाजी हमें माफ कर देंगे? उसकी मां ने कांपती आवाज में पूछा। अयान की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। पता नहीं, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। माता पिता सोच में पड़ गए थे। रामनाथ जी एक खिड़की के बैठे हुए बाहर देख रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें अब भी हर सुबह सूरज की किरणों में वही चमक ढूंढती थी जो कभी उनके सपनों में हुआ करती थी। लेकिन वक्त ने उनके सपनों को धुंधला कर दिया था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दादाजी, मैं अयान हूं। रामनाथ जी मुस्कुराए। आ जाओ बेटा। दरवाजा खुला और अयान अंदर आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे उसके माता पिता खड़े थे, सिर झुकाए, आंखों में पछतावे की गहरी छाया लिए। रामनाथ जी की नजरें अपने बेटे पर गईं। वह वही बेटा था जिसे उन्होंने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई थी, लेकिन आज उस बेटे ने ही उन्हें बोझ समझकर अपने कंधों से उतार दिया था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम गया हो। पिताजी, उनके बेटे ने हिचकिचाते हुए कहा। रामनाथ जी चुप रहे। पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। रामनाथ जी ने धीरे से कहा। गलती? उनकी आवाज में न कोई क्रोध था न कटाक्ष, बस एक अजीब सा खालीपन था। गलती तब होती है जब कोई अनजानता में कुछ गलत कर दे, पर जो तुमने किया वो गलती नहीं, एक फैसला था। अयान के पिता की आंख में आंसू आ गए। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। रामनाथ जी हंस पड़े, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। माफी? उन्होंने धीरे से कहा। जब एक पिता अपने बच्चे को पालता है तो क्या कभी उम्मीद करता है कि वह बड़ा होकर उसे ठुकरा देगा? क्या मैंने कभी तुमसे कहा था कि एक दिन आकर मुझसे माफी मांगना? मां अब सिसकने लगी थी। पिताजी, हम आपके बिना अधूरे हैं। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। रामनाथ जी उठे। उनके कमजोर हाथों ने बेटे के चेहरे को छुआ। क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो कितनी बार गिरते थे, और हर बार मैं तुम्हें उठाता था। आज तुमने फिर एक गलती की, लेकिन फर्क यह है कि अब मैं तुम्हें उठाने के लिए खड़ा नहीं कर सकता। अयान का पिता अब फूट फूट कर रोने लगा। बाबा प्लीज, हमें एक मौका दे दो। रामनाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, मैंने तुम्हें तब भी माफ कर दिया था जब तुमने मुझे घर से निकाला, क्योंकि एक पिता के दिल में हमेशा माफी होती है। लेकिन याद रखना, कुछ जख्म सिर्फ माफी से नहीं भरते। कमरे में हर कोई रो रहा था। ये आंसू पश्चाताप के थे, दर्द के थे, और शायद नई शुरुआत के भी। रामनाथ जी का हृदय भारी था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और बहू की आंखों में पश्चाताप की सच्चाई देख ली थी। वर्षों की पीड़ा, अकेलेपन और अपमान के बावजूद उनका दिल अब भी एक पिता का ही था, जो अपने बच्चों को माफ करने के लिए तैयार था। अयान ने दादाजी का हाथ थामा। दादाजी, अब आप हमारे साथ चलिए। इस घर से नहीं, बल्कि दिल से हम आपको वापस लेना चाहते हैं। रामनाथ जी ने बेटे की ओर देखा। क्या यह सच में तुम्हारा फैसला है या सिर्फ समाज के डर से कह रहे हो? बेटा फूट फूट कर रोने लगा। नहीं बाबा, यह हमारा फैसला है। हमें आपकी जरूरत है। हमें अब समझ आया कि जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत न हो, वहां बरकत नहीं होती। हमने आपको खोकर ही यह सबक सीखा। बहू ने भी हाथ जोड़ लिए। पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती की। मैं आपको एक नौकर नहीं, अपने पिता की तरह सम्मान देना चाहती हूँ। कृपया हमें एक मौका दीजिए। रामनाथ जी की आंखें छलक पड़ी। ये वही घर था जहां उन्हें दुत्कारा गया था, लेकिन आज वही लोग उनके पैरों में झुके हुए थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, एक पिता का आशीर्वाद देने से पहले उसका मन हल्का होना चाहिए। मेरा मन अब भी दर्द से भरा है। अगर तुम सच में मुझे वापस चाहते हो तो इस घर के संस्कार बदलने होंगे। बेटे ने तुरंत सिर झुका दिया। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा बाबा। अयान ने दादाजी का सामान पैक किया और सब मिलकर घर लौटे। जब रामनाथ जी ने घर में कदम रखा तो लगा जैसे उनकी आत्मा वापस लौट आई हो। वह वही आंगन था जहां उन्होंने अपने बेटे को पहले कदम चलना सिखाया था। वही दीवारें थीं जहां उनकी पत्नी की यादें बसी थीं। सबने मिलकर उनकी पसंद का खाना बनाया। रामनाथ जी के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वह आज अपने ही घर में सम्मान के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। रात को अयान उनके पास आया और धीरे से उनके पैर दबाने लगा। दादाजी, अब मैं आपके पास हूं। अब कोई आपको दुख नहीं देगा। रामनाथ जी ने पोते का सिर सहलाया। बेटा, अगर हर घर में एक ऐसा पोता हो तो कोई बुजुर्ग कभी बेघर न हो। अगली सुबह रामनाथ जी मंदिर गए। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हे भगवान, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे अकेलेपन की सजा दी, लेकिन अंत में मेरा परिवार लौटा दिया। घर में अब पहले जैसी रौनक लौट आई थी।
बहू अब ससुर को चाय बनाकर देती, बेटा उनकी सेहत का ध्यान रखता और पोता हर दिन उनके साथ बैठकर घंटों बातें करता। रामनाथ जी ने एक लंबी सांस ली। अब वह अकेले नहीं थे, अब वह घर में थे।